तो देखो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्किंग विथ बिट फील्ड। वर्किंग विथ बिट फील्ड्स। देखिए, बिट फील्ड क्या होती हैं? ऐसी फील्ड या ऐसी मेमोरी जिसपे हम उनकी जो साइज है उनको हम बिट के हिसाब से कैलकुलेट करें। जैसे कोई डेटा 4 बिट का हो सकता है, 5 बिट का हो सकता है, 10 बिट का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा है कभी, तो बाइनरी सिस्टम में अगर हमने पढ़ा है तो हमें पता है कि जैसे जीरो का बाइनरी 000 होता है, तो जीरो की जो बिट है मिनिमम क्या हो गई? 3 बिट का होगा। उसी तरह से 7 का होता है 111। तो 0 से 7 तक जितने भी नंबर हैं वो 3 बिट में कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन 8 की जब बाइनरी की बात करेंगे तो उसका हो जाएगा 1000। तो 8 से कितने बिट की बाइनरी चालू हो जाती है? 4 बिट की। 9 की हो गई 1001। उसी तरह से करते हुए 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 मतलब अगर हेक्साडेसिमल में बात करें तो एफ तक की, अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें, 4 बिट में कितना नंबर आ सकता है? मैक्सिमम 15 आ सकता है। 15, 1111, 1111 होता किसका? 15 का। उसके बाद फिर अगला जो 16 है, 17 है, वो कितने बिट में चला जाएगा? 5 बिट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को निर्धारित कर सकते हैं कि वो कितने बिट में आएगी। बिट फील्ड होती हैं वो क्या डिसाइड करते हैं? कोई भी वैल्यू मैक्सिमम कितने बिट में स्टोर की जा सकती है। तो बेसिकली बिट फील्ड्स स्पेसिफाई द न्यूमेरिक डेटा, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बिट। इसी को हम ये कह सकते हैं मेमोरी साइज, क्योंकि देखिए मेमोरी भी बिट में ही होती है। अगर हम कहें 16 बिट की मेमोरी है, 2 GB, दैट में 16 बिट की मेमोरी है। 4 बाइट का डेटा है, मतलब वो 32 बिट की मेमोरी है। तो बेसिकली बिट फील्ड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बिट्स और मेमोरी साइज, नंबर ऑफ बिट मेमोरी साइज नीड टू स्टोर और होल्ड any numeric value. For example, we can store 0 to 7, 1 से लेकर 7 तक के नंबर को इन 3 बिट्स, हम 3 बिट में स्टोर कर सकते हैं। कैसे? 0 का हम क्या कहा? 000। 1 का उसी तरह से बाइनरी क्या होता है? 001। इस तरह से करते करते मैक्सिमम हम 3 बिट में, मैक्सिमम 3 बिट में कितने डेटा रख सकते हैं? 7 तक, क्योंकि 7 का होता है 111। ठीक है। अब अगर हम 8 से लेके बात करें 15 तक की, 8 से 15 तक we need how many bits? 4 bits। 4 बिट्स चाहिए भाई मुझे। क्यों चाहिए? क्योंकि 8 का बाइनरी होगा 1000, 9 का बाइनरी होगा 1001। उसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे और 15 का बाइनरी होगा 1111। मतलब इससे ज्यादा 4 बिट में डेटा नहीं आएगा। तो बिट का कॉन्सेप्ट अभी मैं समझा रहा हूँ कि बिट से हम पता लगा सकते हैं, अगर मुझे बाइनरी निकालना था किसी भी नंबर का, तो हमें ये पता चल जाएगा कि नंबर को स्टोर करने के लिए मैक्सिमम कितने बिट चाहिए। इससे क्या होगा? हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम थोड़ा सा मेमोरी को और एफिशिएंट बनाना चाह रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, जहाँ सुनिएगा डेट के लिए, अभी वही वाला एग्जाम्पल भी हम लेंगे। डेट के लिए हमने डेट, मंथ और ईयर 3 वेरिएबल ले लिए। अब हमने इंटीजर अगर ले लिया तो सब 4 बाइट स्टोर कर लेंगे। जब हमें पता है कि डेट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 से 31 तक ही होगी, तो हम कैलकुलेट करें कि 31 को स्टोर करने के लिए मैक्सिमम कितनी बिट चाहिए। अगर हम बात करें ये मंथ को स्टोर करने के लिए, मंथ के लिए मैक्सिमम 4 बिट चाहिए, क्योंकि मंथ 1 से 12 तक हो सकता है और 15 तक हम 4 बिट में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा मेमोरी को और एफिशिएंट बनाने जा रहे हैं। किसकी? स्ट्रक्चर और यूनियन की मेमोरी को किसका यूज करके? बिट फील्ड का यूज करके। तो ये तो बिट फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया कि व्हाट आर द बिट फील्ड। अब हम थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई करते हैं कि बिट फील्ड की जरूरत कहाँ है। तो इन सी वी कैन स्पेसिफाई साइज ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूनियन इन बिट्स। हम स्ट्रक्चर और यूनियन जो बना रहे हैं उनकी साइज को हम बिट्स में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये आइडिया क्यों आया भाई? द आइडिया इज यूज्ड टू मेमोरी efficiently when we know that the value of a field or a group of field will never exceed a limit or its
इट इज विद इन अ स्मॉल रेंज। अगर हमें पता है पहले से कि कोई हम वैल्यू ले रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है, या कोई वेरिएबल हम ले रहे हैं, कोई मेंबर ले रहे हैं, कोई डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं जिसको फील्ड कह रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और हमें पता है कि ये इतनी ही वैल्यू लेगा। जैसे एज है तो हमें पता है भाई एज 0 से 100 तक हो सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस लॉजिक लगाया हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगाया, और हमने कंडीशन दी भाई 18 से 25 साल तक के लोगों को अप्लाई कराना है इसमें, तो हमें पता है भाई मैक्सिमम 25 एज होगी, तो काउंट कर लो कितने बिट में हमारा डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बिट फील्ड लगा दें तो मेमोरी को ज्यादा जो ऑक्यूपाई होती है उसे हम कम कर सकते हैं। बिट फील्ड के बारे में एक चीज जरूर ध्यान रख लें, बिट फील्ड आर यूज्ड टू होल्ड डेटा आइटम विद इन द रेंज 1 to 16। ये इन डॉस की अगर हम बात करें, इन डॉस एंड 1 to 32 इन विंडोज। तो मिनिमम जो बिट की साइज है, मिनिमम एक स्ट्रक्चर की अगर साइज की बात करें, क्योंकि बिट का जो फील्ड है वो स्ट्रक्चर और यूनियन के लिए है, तो इसके जो मिनिमम रेंज है डॉस में 1 से 16 है, मतलब 16 मिनिमम 2 बाइट कम से कम लेगा, और विंडोज में कम से कम कितने बाइट ले सकता है, 4 बाइट लेता है, क्योंकि यहाँ पे 32 बिट पे काम होता है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता भी है ये। तो डॉस में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसी भी स्ट्रक्चर की मेमोरी को हम बाइंड कर सकते हैं 16 में, 16 बिट के अंदर ही होगी, या फिर अगर 16 से एक्सीड होगी तो डायरेक्ट वो नेक्स्ट 1 से 16 मतलब 32 बिट की होगी, और उससे एक्सीड हो गई तो 48 बिट की होगी। तो मतलब एक बार में मिनिमम रेंज हम क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं, 16। और उसी तरह से अगर हम कोड ब्लॉक में काम करते हैं तो एक स्ट्रक्चर की मिनिमम जो रेंज है, मिनिमम जो नंबर ऑफ बिट्स हैं क्या हो सकती हैं, 32। 32 के अंदर अभी क्या हो रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मैंने एक इंटीजर ले लिया तो अकेला ही 4 बाइट ले लेता है। बिट फील्ड हम ये सेट कर सकते हैं कि उसी 4 बाइट में हम नंबर इंटीजर हम क्या रख लें, डे भी रख लें, मंथ भी रख लें, ईयर भी रख लें, क्योंकि चाहिए तो सबको थोड़ा थोड़ा डेटा। तो अगर हम चाहते हैं कि उसी मिनिमम कितना स्टोर करेगा, वो 32 बिट, अब हम बिट फील्ड का यूज करके उस 32 बिट को जो हमें एक स्ट्रक्चर के लिए लोकेट हो रहा है उससे हम पार्टीशन कर सकते हैं, ताकि उसी 32 बिट में हम मल्टीपल वैल्यू रख सकें, सबके लिए अलग अलग ना रखना पड़े। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम वही एग्जांपल देखने जा रहे हैं, किसका, हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं डेट का। मान लीजिए हमने एक स्ट्रक्ट डेट बनाया, ध्यान से देखते जाइए, हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट क्या बना लिया, डेट। इंटीजर हमने बना लिया डे, इंटीजर हमने बना लिया मंथ, और इंटीजर हमने बना लिया ईयर। ठीक है, हम मेन पे आ गए और हमने स्ट्रक्ट डेट टाइप का एक वेरिएबल बना लिया डी इक्वल टू, पहला क्या था डे, हमने 22, फिर क्या आ गया मंथ, हमने दे दिया 5, और फिर क्या आया ईयर, हमने दे दिया 2020। सपोज की एक वैल्यू मैंने दी, ठीक है, और हमने यहाँ प्रिंट कर दिया प्रिंटफ, डेट इज परसेंटेज डी डैश परसेंटेज डी डैश परसेंटेज डी, और यहाँ पर हमने लिख दिया डी डॉट डे, डी डॉट मंथ एंड डी डॉट। अब हम साइज की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसकी साइज की अगर हम बात करें तो प्रिंटफ साइज ऑफ मेमोरी कितनी एलोकेटेड हुई है वो देखने के लिए हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, साइज ऑफ, और वेरिएबल का नाम हमने दे दिया टी। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे 4 बाइट डे के लिए, 4 बाइट मंथ के लिए, 4 बाइट ईयर के लिए। ये चीज श्योर रखिएगा दिमाग में कि ये हम कोड ब्लॉक यूज कर, इसलिए 4 बाइट की बात कर रहे हैं। अगर हम टर्बो यूज कर रहे होते तो ये 2-2 बाइट लेते। मैंने इसे रन किया तो क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पर डी इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा नहीं देना था, यहाँ गलती हो गई भाई, क्योंकि यहाँ पे मेंबर असाइनमेंट कर रहे हैं तो अलग अलग देंगे, 5 and 20 डे मंथ और ईयर, और यहाँ पर हमने इस तरह से असाइन किया और मैंने इसे रन किया तो देखिए मेमोरी कितना दिखा रहा है, ये 12 बाइट। ठीक है, 12 बाइट आ रहा है, क्योंकि 4 4 और 4 टोटल कितने बाइट जा रही हैं, 12 बाइट जा रही हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लिखा इन above example
each field मतलब day, month and year occupy the memory of 4 bytes. क्यों भाई? क्योंकि ये इंटीजर है, मेमोरी ऑफ 4 bytes. But we can decrease this memory size by using bit fields. बिट फील्ड का यूज करके डेट यही रखेंगे लेकिन मेमोरी को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे. कैसे करेंगे देखते जाइए. तो अब डिक्रीज करने के लिए कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि हमें करना कैसे होगा. तो जनरल फॉर्म क्या होता है जब भी आप बिट फील्ड बनाएंगे. बिट फील्ड का जनरल फॉर्म ये है कि आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ बिट फील्ड आपको रखना होगा इस तरह से. स्ट्रक्ट बनाइए, जो भी स्ट्रक्ट का नाम टैग नेम देना दे दीजिए. डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम देने के बाद आपको लगाना कोलन और फिर स्पेसिफाई करना है बिट लेंथ क्या रहनी चाहिए. जो भी बिट लेंथ है, ये मान लीजिए कि स्ट्रक्ट की, क्योंकि विंडोज पे काम कर रहे हैं, टोटल मेमोरी 32 बिट हो सकती है. अब इस 32 बिट के अंदर आप जितने चाहे उतने वेरिएबल बना दें, बट बिट फील्ड को जब हम जोड़ें, उनकी जो बिट लेंथ है अगर वो 32 से ज्यादा नहीं जा रही है सबको जोड़ने के बाद, तो उसी 32 बिट में, दैट मीन्स उसी 4 बाइट में हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन हाँ, यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ये है कि जो डेटा होंगे वो इंट या अनसाइंड इंट होने चाहिए. ठीक है. कंडीशन क्या है? डेटा क्या होने चाहिए? इंट या फिर अनसाइंड इंट होने चाहिए. अब एक एग्जांपल देखिएगा. इसी एग्जांपल पे मैंने लिखा कोड ब्लॉक पर, यहाँ पर डे की वैल्यू मुझे पता है कि 31 तक हो सकती है. अब कंसीडर करते हैं इस एग्जांपल को. तो हमने कुछ किया डेटा एनालिसिस, डेटा और मेमोरी एनालिसिस फॉर डेट फील्ड्स. तो चलिए हम थोड़ा सा मेमोरी एनालिसिस करते हैं. अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ डे की, वैल्यू ऑफ डे इट विल बी 1 to 31, 1 से 31 तक हो सकती है. एंड द बाइनरी ऑफ 31 इज, अब अगर 31 का बाइनरी आप निकाल लें तो ये पता लग जाएगा कि हमें मैक्सिमम कितनी बिट चाहिए. तो देखिए बाइनरी निकाल लेते हैं. ठीक है. जरूरी नहीं हर चीज हमें याद ही हो. तो हमने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड निकाला और हम यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे इसको किया क्लियर. तो हमें किसकी मेमोरी, तो हमने 31 का बाइनरी निकाल लिया. ये पता लगाने के लिए नंबर ऑफ बिट मैक्सिमम कितनी होगी. कहानी वैसे ही है, बस हमें एक बिट का भी फर्क पड़ेगा तो बहुत फायदा होगा. इसलिए हम क्यों एक्स्ट्रा लें. 2 से 15, 2 जा 30 क्या बचा 1. 2 से 2 7 जा 14 बचा 1. 2 से 2 3 जा 6 क्या बचा 1. 2 से 2 1 जा 2 क्या बचा 1. तो आंसर आया. इसको नीचे से ऊपर लिख दीजिए 1 1 1 1 1. टोटल कितने बिट में काम हो रहा? 5 बिट. ठीक है. ये हो गया किसके लिए? मंथ के लिए हमने एनालिसिस कर लिया. सॉरी, ये हो गया किसके लिए? डे के लिए, डे की वैल्यू. अगर हम एनालिसिस करें मंथ की वैल्यू, मंथ की वैल्यू, तो मंथ 0 से सिर्फ कहाँ तक हो सकते हैं? 12 तक. और 12 कितने बिट में आ जाएगा? 4 बिट में, क्योंकि 15 तक 4 बिट में आता है. तो हम यहाँ भी एनालिसिस कर लेते हैं. 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 क्या बचा 1. तो 1 1 0 0 कितनी बिट में काम हो जाएगा हमारा? 4 बिट में. ईयर के लिए हम कुछ नहीं करते क्योंकि ईयर 2004 डिजिट का है. तो 4 डिजिट का है तो इसको कुछ नहीं कर सकते. इसको हम इंटीजर ही ले लेते हैं. इंटीजर मतलब कितने बाइट का, इसको 4 बाइट पूरा रख देते हैं. बाद में इसको भी हम कवर करेंगे, इसको भी हम कम कर लेंगे. लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि ईयर हमारा 4 डिजिट का ही है. तो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया इस प्रोग्राम को और डे को मैंने कर दिया. डे को कर, देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर का जो मेमोरी है या तो 32 के अंदर आ जाएगा, और अगर 32 से थोड़ा ही बढ़ा तो सीधे नेक्स्ट 32 रिजर्व करेगा. ठीक है.
अभी कितने बाइट ले रहा है टोटल 32, सबके लिए 32 32 ले रहा है, 12 बाइट ले रहा है। मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे कितने लेना है 5, ठीक है। और यहाँ पे मंथ, मंथ में जब हम आए तो मंथ सॉरी डे के लिए हमने कर दिया 4, ठीक है, डे के लिए कर दिया 5 और मंथ के लिए कर दिया 4, मंथ 12 तक ही होगा 4। अब ईयर के लिए मैंने नहीं दिया, तो अब यहाँ देखिएगा ये 5 4 9 बिट रिजर्व हो गई, तो 32 के अंदर ही आ गई है। तो एक फर्स्ट 32 में ये पूरा आ गया और इस ईयर को 32 दे दिया, तो 32 के अंदर मतलब फर्स्ट 4 बाइट में ये दोनों आ जाएंगे और एक और 4 बाइट रिजर्व करेगा किसके लिए, ईयर के लिए। तो अब हमारा डेट यही रहेगी जो मैंने प्रोग्राम बनाया, लेकिन साइज आप देखिएगा, साइज में 4 बाइट का फर्क आएगा, मतलब ये 8 बाइट में सारा काम हो जाएगा, हमने 4 बाइट बचा लिया। ये देखिए साइज ऑफ मेमोरी क्या रहा 8, ठीक है, 8 बाइट। क्यों आया, क्योंकि हमने इसे कम कर दिया। अब सपोज कर लीजिए कि हमें ईयर भी 2 डिजिट में ही रखना है, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। हमने क्या माना कि हमारा जो ईयर होगा लास्ट के 2 डिजिट में हमें रखना है, मतलब 20 है, सिर्फ 20 रखना है, सिर्फ 21 रखना है, 22 रखना है। इस तरह से लास्ट के 2 डिजिट में 99 तक हम रख सकते हैं। और 99 का अगर हम निकालें तो फिर हमें नंबर ऑफ बिट देखनी होगी। तो हमने यहाँ पे ऐसा किया, मान लेते हैं 4 बिट, 5 4 9 बिट हो गई, 32 बिट टोटल ले रहा है, तो बाकी की जो बिट बची है 32 में से 9 बिट में से हमने कर दिया 23 बिट। 23 बिट किसको दे दी, ईयर को। अब देखते हैं क्या 20 डी की वैल्यू अच्छा कुछ और करके देखते हैं, 15 5 19 20 15 5 20। तो देखिए अगर स्मॉल डेट है, छोटी डेट है, तो हम यहाँ पे साइज को देखिए, एक 4 बाइट में ही, जहाँ पे 12 बाइट लग रहा था, मैंने केवल 4 बाइट में पूरी डेट स्टोर कर। तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम में क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको कम से कम कर दीजिए, लेकिन जहां पर लग रहा है, जैसे कोई एज है, आपको लग रहा है कि भाई इसकी मेमोरी ज्यादा नहीं जानी चाहिए, तो इस तरह से आप बिट को इनिशियलाइज करें। याद रखें सारी बिट का जो टोटल है वो 32 से अगर अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट 32 वाला जो एसोसिएशन है, जो एलोकेशन है, उस पर ही सारा डेटा एलोकेट कर दिया जाएगा। अगर इससे ज्यादा एक्सीड होता है तो डायरेक्ट नेक्स्ट बाइट, मतलब पूरा नेक्स्ट बफर ऑफ मेमोरी 4 बाइट का, मतलब 32 का, उसे एलोकेट कर दिया जाएगा। तो मेमोरी हमेशा 4 4 से बढ़ेगी, 4 बाइट के बाद सीधे 8 बाइट, ऐसा नहीं होगा 4 के बाद 6 बाइट हो गए ना, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, इस तरह से 4 4 बाइट में बढ़ती चली जाएगी। तो ये एग्जांपल हमने देखा कि अगर हम ईयर नहीं दे रहे हैं तो साइज कितने बाइट का आ रहा है, आप 8 बाइट का आ रहा है, देखिए कितने बाइट का आ रहा, 8 बाइट का। और अगर हमने ईयर की भी साइज स्पेसिफाई कर दे बिट में, तो उस हिसाब से ये मॉडिफाई हो रहा है। तो बाइनरी ऑफ 31 इज, 31 का बाइनरी क्या है 11111। तो हमने लिखा वी नीड 5 बिट्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ मंथ इट विल बी 1 to 12, ठीक है। एंड द बाइनरी ऑफ 12 इज, 12 की बाइनरी क्या हमने निकाली थी, देखो भाई 12 की बाइनरी निकाली थी 1100, तो 1100 वी नीड 4 बिट्स। इसको ऐसा कर सकते हैं अप टू 4 बिट, अप टू मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर वी नीड अप टू 5 बिट। ईयर के लिए हमने, और ईयर वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी बिट साइज, हम इसमें कोई बिट साइज नहीं दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू स्टोर 4 डिजिट्स, वाई फॉर्मेट ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि हमें 4 डिजिट में रखना है। तो एग्जांपल हमने ये रखा, डे को 5 कर लिया, मंथ को 4 किया। अब यहाँ पर जो साइज आएगी वो क्या आएगी 8, ठीक है। यहाँ पे साइज क्या आएगी 8 आएगी। पहले कितना आ रही थी 12 आ रही थी फर्स्ट वाले का एग्जांपल
हाँ लिखा थोड़ा सा और ऊपर, तो यहाँ पे साइज क्या रहा था 12, यहाँ पर साइज क्या है 12, नीचे वाले पे क्या आया 8। और अगर आपको कम चाहिए, अगर 2 ही डिजिट का रखना है आपको ये, तो आप उसको और भी कम कर सकते हैं। Also specify the bits with here we want to store only YY, 2 digits between a range, वो भी किसी रेंज में। तो अगर मैंने बना लिया स्ट्रक्ट डेट, मैंने इसी पे किया, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको कहा 20 बाइट लेना, 20 बाइट लेना, हमने डेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया, आप सिर्फ एक, आप उसका साइज भी निकाल सकते हैं, प्रिंट एफ साइज ऑफ स्ट्रक्ट परसेंटेज डी, जरूरी नहीं कि आप वेरिएबल बनाएं, आप यहाँ पे साइज ऑफ सीधे लिख दीजिए स्ट्रक्ट डेट, तो भी आपको साइज निकाल कर दे देगा। और हमने इसको रन किया, तो अब देखिए सिर्फ क्या दिखा रहा, साइज ऑफ स्ट्रक्ट 4 बाइट। इस तरह से आप मेमोरी को ज़्यादा इफिशियंट कर सकते हैं, ज़्यादा इफिशियंट कर सकते हैं। ये एक चीज़ और समझ लें, a bit field can hold more than a single bit. For example, if you need to variable to store value from 0 to 7, then you can specify the bit field with the width 3 bit. जैसे मुझे मान लो किसी केज स्टोर करनी है 1 से 7 के बीच में ही अगर करनी है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट बना लिया, उस वेरिएबल का नाम क्या दे दिया है। अब अगर इसमें बात करें above structure definition, instruct the C compiler that the age variable going to use only 3 bit to store value. अब अगर मैंने इससे ज्यादा किया, इससे ज्यादा स्टोर किया, तो क्या होगा ये भी देखिए, तो वो वैल्यू क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, कौन, सी कंपाइलर। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ बनाया स्ट्रक्ट, हमने बना लिया, कोई नाम नहीं दिया, हमने इंटीजर एज बना लिया, और एज नेगेटिव नहीं होगी तो इसे अनसाइंड कर दिया, अनसाइंड इंटीजर एज, और हमने कहा सिर्फ कितने बिट में, 3 ले लो, 3 में मतलब आप, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया एज, स्ट्रक्ट का नाम कुछ भी नहीं दिया, एनोनिमस बना लिया, बट उस स्ट्रक्चर का जो नेम है वो एज है, ऑब्जेक्ट उसका एज नाम से है, मैंने मेन बनाया। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले प्रिंट एफ किया साइज ऑफ स्ट्रक्ट परसेंटेज, देखिए हमने 3 भले ही लिया, लेकिन मिनिमम, क्योंकि हम 32 बिट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो मिनिमम 32 बिट तो इसको एलोकेटेड है ही, मतलब 4 बाइट तो आना ही आना है, 4 बाइट तो आना ही आना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा स्ट्रक्ट एनोनिमस है, उसका हम स्ट्रक्ट करके कोई टाइप नहीं सकते, बट उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। तो साइज ऑफ हमने क्या देखा है एज, तो ये देखिए कि यहाँ पे 4 तो आना ही आना है, ठीक है। अब ये 4 बाइट तो ले लिया इसने, लेकिन उसके बावजूद भी ये 4 बाइट का डेटा स्टोर नहीं कर सकता, किस पर, इस एज नाम के वेरिएबल में, क्योंकि इसने इसको सिर्फ 3 बिट ही रिजर्व करी है, बाकी किसके लिए छोड़ दी है, ताकि नेक्स्ट अगर कोई और वेरिएबल में असाइन करूं या डिक्लेयर करूं और कोई फील्ड, तो उसे देगा, लेकिन मैंने कोई दूसरा किया नहीं, तो ये बाकी फील्ड को इसे एलोकेट नहीं करेगा, इसे 3 बिट एलोकेट है तो 3 बिट ही एलोकेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एज डॉट एज इक्वल टू लिया 6, प्रिंटफ किया स्लैश एन एज इज परसेंटेज डी, एज इज परसेंटेज डी, और मैंने प्रिंट कर दिया एज डॉट एज, तो यहाँ पे 6 प्रिंट होगा नो डाउट, क्योंकि 3 बिट में 6 आ जाएगा। फिर एज डॉट एज हमने कर दिया 7, और फिर यही लाइन लिख दी, कंट्रोल से 7 भी आ जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मैंने एज इस रेंज से ज्यादा दी, इस रेंज से ज्यादा दी और मैंने एज कर दी 17, तो अब यहाँ पर 6 या 7 की तरह 17 नहीं लेगा, बल्कि हो सकता है कि हाँ 0 या गार्बेज है, क्योंकि वो उस साइज में फिट नहीं बैठेगा। तो इवन द whole size of struct is 32 bit, but we cannot store the age in 32 bit format because I have already specified the memory size in 3 bit. तो let's run it, इसको हम चेक करते हैं रन करके भाई, बिल्ड किया, बिल्ड एंड रन। साइज तो 4, पहली बार एज 6 है, ठीक है, दूसरी बार एज
7 है वो भी ठीक है, लेकिन आखिरी बार एज देखिए हमने कहा 0 या गार्बेज आएगा, तो एज क्या आ गया 1 आ गया, मतलब ये उस बिट फील्ड पर सेट नहीं हो पा रही है, तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने कुछ भी ज्यादा किया, ऐसा नहीं किया ही, मैंने 8 किया, अब 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ बिट भी उसी साइक्लिक ऑर्डर के हिसाब से काम करेगी। ये देखिए 0, तो वहां तक जाएगा 7 के बाद ये वापस से 0 से 7 तक चलेगा, फिर उससे उसके बाद भी रेंज ऊपर जा रही, फिर ये 0 7 चलेगा, तो इस तरह साइक्लिक ऑर्डर पे चलता। तो ये भी रूल आपको याद रखना है। और कुछ रूल हैं वो भी आप देख लीजिए, मैंने सब कुछ नोट्स करके रखे हुए हैं, ये शायद मैंने आपको फाइल भेज भी दी होगी, और नहीं भेजी होगी मैं आज भेज दूंगा, ठीक है। तो हालांकि मैंने फाइल कल शायद शेयर कर दी होगी। तो कुछ और रूल हैं तो देख लीजिए आप, क्या क्या रूल हैं। सबसे पहले बिट फील्ड कैन नॉट ओवरलैप द इंटीजर बाउंड्रीज, मतलब जो बिट फील्ड है जिस भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे या फिर आप आईडी पे यूज कर रहे हैं, वहां पर जो इंटीजर के लिए साइज रिजर्व है उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। मतलब हम कोलन करके 0 से 32 तक तो दे सकते हैं विंडोज में बात करें, लेकिन हम बिट साइज 35 40 ऐसा नहीं दे सकते। और अगर हम टर्बो पर हैं तो हम 0 से 16 तक ही यूज कर सकते हैं। देयर कैन बी अननेम्ड फील्ड, अननेम्ड फील्ड मतलब अगर आप चाहें तो वेरिएबल ना बनाएं, केवल आप बिट फील्ड दे दें तो भी काम चलेगा। इस तरह से, सॉरी, ठीक है। देयर कैन बी अनयूज्ड बिट्स इन अ वर्ड, हो सकता है कि ऐसी कोई बिट है जो यूज पर नहीं आ रही, वो भी पॉसिबल है। वी कैन नॉट टेक द एड्रेस ऑफ बिट फील्ड वेरिएबल, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। हम बिट फील्ड अगर हमने बना दी तो हम इसका एड्रेस नहीं निकाल सकते, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज द scanf फंक्शन टू रीड वैल्यू इनसाइड द बिट फील्ड। तो अब यहाँ पर ये रूल चेक करके देखता हूं मैं। यहाँ पर हमने एज दिया हुआ था 6, लेकिन मैंने यहाँ यूजर से कहा printf enter age, मैंने यूजर से इनपुट कराया 1, और हमने इस पे लिखा स्कैन %d एड्रेस ऑफ age.age। अगर मैंने इसे रन किया तो देखिए यहाँ पर क्या आएगी, एरर। तो अगर आप बिट फील्ड कर रहे हैं तो यू कैन ओनली असाइन द वैल्यू बट नॉट stored using the scanf फंक्शन। तो यहाँ पर ये बताने के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है कि ये एरर भी आएगी। बिट फील्ड कैन नॉट बी एरेड, हम किसी भी बिट फील्ड को एरे की तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, किसी भी बिट फील्ड को। चलिए, तो ये कुछ रूल हो गए हैं। बिट फील्ड शुड बी असाइंड वैल्यू दैट आर विद इन द रेंज ऑफ देयर साइज। आप अभी हमने देखा कि अगर हमने ज्यादा वैल्यू दे दी, जो भी हमने रेंज दी है, तो वैल्यू गार्बेज या 0 पे चली जाती है, तो हमें उस रेंज पे ही वैल्यू देनी है। तो अगर मैंने लार्ज वैल्यू दे दी तो फिर इसका जो बिहेवियर है अनप्रिडिक्टेबल होगा। तो आई होप ये सफिशिएंट है बिट फील्ड को समझने के लिए। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन इन सी, एन्यूमरेशन इन सी। तो देखिए एन्यूमरेशन क्या होता है, हमने पिछले कुछ क्लासेस में कांस्टेंट की बात करी थी, एज डिफाइंड की एंड कॉन्स्ट की, दो चीजों की हमने बात करी थी, ठीक है। कांस्टेंट बनाने का एक तरीका और हमें सी देता है जिसको हम एन्यूमरेशन कहते हैं, और एन्यूमरेशन इज आल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या कह रहा है, एन्यूमरेशन और इनम, शॉर्ट में से इनम कहते हैं। इनम इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी, लाइक स्ट्रक्ट और यूनियन की तरह एन्यूमरेशन में क्या होगा वो पहले से डिसाइडेड नहीं है, ये भी यूजर या प्रोग्रामर ही सेट करेगा कि न्यूमरेशन में क्या रखना है। इट इज मेनली यूज्ड टू असाइन नेम ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट। अभी हमने इंटीग्रल कांस्टेंट बनाए कैसे, हैज डिफाइन से, ये कोई भी हम
कांस्टेंट बना सकते हैं कैर हैज डिफाइन से। हम फ्लोट भी बना सकते हैं, फ्लोट पाई बना लिया, कॉन्स्ट फ्लोट बना लिया पाई, ये हैज डिफाइंड पाई बना लिया 3.14। लेकिन इन्यूमरेशन के कॉन्सेप्ट में एक चीज ध्यान रखना है, केवल इंटीजर कांस्टेंट बनाने का काम करेगा। मेक श्योर दिमाग में रख लीजिए, कौन से कांस्टेंट? इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट बनाने का काम कौन करेगा? इन्यूमरेशन। अब इंटीजर कांस्टेंट बनाएगा तो फिर इससे बेनिफिट क्या है जो हम हैज डिफाइन या कांस्टेंट से नहीं कर सकते? वो बेनिफिट ये है कि नेम्ड कांस्टेंट एज अ ग्रुप बना लेता है। इकट्ठे अगर आपको कई सारे कांस्टेंट बनाने हैं, और खास तौर पर ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू किसी न किसी ऑर्डर में रहती है, जैसे अगर हम बात करें मंथ की, जनवरी से लेकर दिसंबर तक फिक्स्ड है, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद ही मार्च आएगा, तो फिक्स्ड है, जनवरी की वैल्यू 1 हो गई, फरवरी की वैल्यू 2 हो गई। तो इस तरह से अगर मैं चाहूँ कि ये जो नाम है इनको मैं एज अ कांस्टेंट बना दूं, तो नेम्ड कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इन्यूमरेशन का यूज करेंगे। अब नेम्ड कांस्टेंट होते हैं, मतलब मैंने जनवरी फरवरी बना दिया तो कांस्टेंट बन जाएगा जनवरी, उस नाम से हम वेरिएबल नहीं बना पाएंगे। कांस्टेंट अगर बन गया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो इनकी वैल्यू होगी जनवरी फरवरी मार्च की, इनकी वैल्यू न्यूमेरिक होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिक और इंटीजर में होगी। तो कैसे बनाना है? आपको इनम लिखना है, और जैसे अभी तक हम फ्लैग या टैग नेम देते आए हैं, मंथ हमने बना लिया तो वो नाम लिखना है, और आपको केवल लिस्ट ऑफ लिख देना कांस्टेंट, किस किस नाम से आपको कांस्टेंट बनाने, वैल्यू नहीं देनी। बाय डिफॉल्ट जब आप इस तरह से फील्ड के नाम लिख देंगे, कांस्टेंट के नाम लिख देंगे, तो ये उन्हें 0 से शुरू करके लगातार वैल्यू असाइन करेगा। ध्यान से रखिए, 100 नहीं है, कहां से शुरू करके? 0 से। फर्स्ट वाले को क्या असाइन करेगा? 0। नेक्स्ट वाले को क्या असाइन करेगा? 1। इस तरह से वैल्यू असाइन करता चला जाएगा। हाँ, अगर मुझे 0 से नहीं करना है या कोई और वैल्यू असाइन करनी है, तो फिर हम इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर हम नॉर्मल सिंटेक्स की बात करें तो आप यू ओनली हैव टू स्पेसिफाई और राइट द नेम ऑफ कांस्टेंट एंड इट विल बी असाइंड बिगिनिंग फ्रॉम 0 टू +1 इस तरह से इनिशियलाइज होते चले जाएंगे। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हम करके देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, इनम बुलियन ले लिया। अब बुलियन की 2 ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। तो हमने पहले फॉल्स लिखा, फिर क्या लिखा? ट्रू, क्योंकि पता है 0 से इनिशियलाइज करेगा, तो फॉल्स को 0 दे देगा और ट्रू को क्या दे देगा? 1। तो देखिए हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं, और ये देखिए हमने इस एग्जांपल को लिया। ये नोट्स मैंने आपको एक्चुअली भेज दिया है, फिर भी इसको मैं टेक्स्ट फाइल में लिख लेता हूँ। तो इन्यूमरेशन इन सी की बात हमने करी कि इन्यूमरेशन क्या काम कर रहा है, क्यों यूज कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं इन्यूमरेशन का। तो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट कहाँ से शुरू होंगे? 0 से। तो अब देखिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम देखेंगे। हमने बनाया इनम और हमने क्या बना लिया? बुलियन। हमने क्या कर दिया? एक ले लिया फॉल्स और एक ले लिया ट्रू। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू हमने मेन बनाया, और हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंटफ %d। दोनों को प्रिंट कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये इंटीजर कांस्टेंट बनते हैं, %d, %d। मैं प्रिंट किसी भी सीक्वेंस में कर सकता हूँ। मैंने पहले कहा ट्रू प्रिंट करो, देन फॉल्स प्रिंट करो, तो यहाँ 1 और 0 प्रिंट होना चाहिए। अगर इस तरह से प्रिंट हो रहा है तो इसका मतलब सही है। 1 मिनट, ये क्या आ गया? इसको मैंने हटाया और हमें इसे वापस से बिल्ट एंड रन किया। लाइन हटानी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट हो गई थी, सॉरी। ये देखिए मैंने इसे रन किया तो 1 ट्रू क्या हो रहा? 1 फॉल्स क्या हो रहा? 0। अब ये कांस्टेंट है, ये कैसे प्रूफ होगा? ये ऐसे प्रूफ होगा कि वी कैन नॉट क्रिएट द वेरिएबल ऑफ दिस नेम। मैं इंटीजर सोचा कि चलो, यहाँ तो खैर कीवर्ड की तरह दिख रहा है ये, क्योंकि हमने लोअर में यूज किया और हम कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं, और कोड ब्लॉक में C++ के कंपाइलर एक जैसे काम कर रहे हैं, तो इसको मैंने कैपिटल ट्रू और कैपिटल फॉल्स किया ताकि ये दिमाग में ना रहे कि तो कीवर्ड पहले से ही डिफाइंड है। हमने यहाँ पे लिखा। अब हमने लिखा ट्रू इक्वल टू कुछ भी लिखा,
तो अब ये एरर दिखाएगा, ये देखिए। तो वेरिएबल एक्चुअली क्या है कि डिफाइन की तरह तो खैर काम नहीं कर रहा, कॉन्स्ट की तरह काम भी नहीं कर रहा है। हाँ, कॉन्स्ट की तरह मान सकते हैं कि लोकल में कोई भी वेरिएबल आपको बनाने दे रहा है, बट हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। वंस यू डिक्लेयर एनी वैल्यू देन यू कैन नेवर चेंज इट्स वैल्यू। इफ वंस यू डिफाइन एनी enumeration then you cannot change its value। तो मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। अगर ऐसा करूंगा तो ये क्या दिखाएगा, एरर। ये क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। और यहाँ पर नेम्ड कांस्टेंट है। उसी तरह से देखिए, अगर मैंने दूसरा कोई कांस्टेंट ले लिया, इनम हमने ले लिया मंथ, और हमने मंथ क्या ले लिया, जनवरी, फरवरी, मार्च। हमने तीन ही लिए, तीन लिए हमने केवल, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो इन तीनों की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, जीरो से शुरू होगी, और जीरो से कहाँ तक होगी, 0, 1 एंड 2 तक। तो चेक कर लें जरा। हमने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी। आपको यहाँ पर एक चीज बताएं, आपको मंथ डॉट करके नहीं लिखना होता है, यहाँ पर इन्यूमरेशन डायरेक्ट लिखे जाते हैं, फेब एंड मार्च। तो हमने यहाँ पर इससे रन किया, बिल्ट एंड रन। तो देखिए 0, 1 एंड 2। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इनम बनाया किस नाम का, वीक नाम का। जब आपको वेरिएबल बनाना हो, ठीक है, हमें ये बनाना है कि आप इनम वीक भी बना सकते हैं, या फिर आप इनम वीक ना बनाएं तो आप इंटीजर डे बना लीजिए और उस पर असाइन कर दीजिए। अब मैंने इसको रन किया, यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा हुआ है, स्पेस के साथ करना है, और मैंने इसको बिल्ड किया। तो आप देखेंगे इसे रन करके, हमने इसे रन किया, 2 आ गया। तो 2 आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर ये इंटीजर होगा। ये प्रूफ भी हुआ यहाँ से कि इनम में किसी भी नाम का बनाऊं, बट टेक्निकली जो एन्यूमरेशन होते हैं वो इंटीजर। तो सी के केस में जो भी एन्यूमरेशन है वो क्या है, इंटीजर्स हैं। याद रखिएगा, वो क्या है, इंटीजर्स। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वेंसडे है, कांस्टेंट, डे कांस्टेंट नहीं है, तो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ डे। हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। डे की वैल्यू को हमने यहाँ पे बदल के क्या कर दिया, 6, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम इस वेंसडे की वैल्यू बदलने जाएंगे तो इशू आएगा, ठीक है। तो यहाँ कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर डे है। लेकिन अगर मैंने लिखा कोई भी MON इक्वल टू, हमने यहाँ से 0 से हटा के 1 किया, इसका वैल्यू कुछ भी बदली, तो अब यहाँ पर आएगा एरर। तो ये एरर क्या आ गया, एरर, ये वाला एरर नहीं। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, वीक नाम का भी वेरिएबल बना सकते हैं अब हम, और हम इंट नाम का भी बना सकते हैं। दोनों ही काम कर रहे हैं। आपको समझाने के लिए था। अब देखते हैं कि मान के चलिए कि आपको जो ये इसका खुद का इनिशियलाइजेशन जो शुरू कर रहा है ये 0 से, वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं इनिशियलाइजेशन 1 से शुरू हो, 10 से शुरू हो, 100 से शुरू हो, इस तरह का। या फिर आप और ही कुछ वैल्यू देना चाहते हैं, रहेगी तो इंटीजर वैल्यू, लेकिन आप वैल्यू अपने सीक्वेंस में देना चाहते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या है वो देखिए। दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक बना दिया, नवंबर और दिसंबर तक। इसको एक ही लाइन पे कर देते हैं, नवंबर और ये दिसंबर। अब हमें सारे फील्ड को प्रिंट करना। तो देखिए इंटीजर आई लिखा, आई इक्वल टू, जहां 0 लिख रहा था वहां पे मैं कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो थोड़ी सी रीडेबिलिटी बढ़ गई, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, रीडेबिलिटी बढ़ गया। देखिए जनवरी एंड आई लेस देन कहाँ तक, दिसंबर। तो इस तरह से जब आपको कोई कांस्टेंट एक रेंज में बनाने हैं, उसी तरह से आपने लिखा आई इक्वल टू मंडे टू सैटरडे, आई इक्वल टू मंडे टू संडे। तो इस तरह से आप उन कांस्टेंट का नाम लिखेंगे, बट अंदर से वो किसकी तरह क्या रिटर्न करके देने वाले हैं, इंटीजर। अब यहाँ पे हमने हर एक आई को प्रिंट किया। पहले आई में जनवरी था, फिर आई में आई प्लस प्लस हुआ, तो जनवरी फरवरी आया। इस तरह से सभी आई को प्रिंट हुआ। और अब आप अगर इसे देखें तो आउटपुट 0 से 11 तक प्रिंट हो जाएगा।
0 से कहाँ तक, 11 तक, 0 से 11 तक, 12 तक नहीं, 0 से 11। अब हम देखते हैं कि अगर मुझे 0 से नहीं चाहिए वैल्यू, तो सिंपल सा एक काम है। देखिए, अगर आप चाहते 1 से सेट करना है, 1 से शुरू करना है, तो आप फर्स्ट वाले पर, केवल फर्स्ट वाले पे आप वैल्यू असाइन कर दीजिए। फर्स्ट वाले पर वैल्यू असाइन कर दीजिए, बाकी पर असाइन मैंने नहीं की। तो पहली वैल्यू अगर 1 है तो हमें क्या, नेक्स्ट +1 होती जाएगी, तो दूसरी ऑटोमेटिकली 2 होगी, तीसरी ऑटोमेटिकली 3 होगी, फिर क्या होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, इस तरह से वैल्यू चलती चली जाएंगी। तो इसको भी मैं रन करके देखता हूँ। मैंने बिल्ट एंड रन किया, जो देखिए अब जो वैल्यू आई वो 1 से लेकर कहाँ तक आई है, 12 तक आई। तो एक कहानी तो ये है कि अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो आप स्टार्टिंग वैल्यू चेंज कर दीजिए। इफ वी वांट टू चेंज द स्टार्टिंग वैल्यू, देन assign the first field of enum। आप पहली फील्ड को क्या करिए, असाइन कर दीजिए, केवल फर्स्ट फील्ड को असाइन कर दीजिए, दूसरी तीसरी को असाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इन above एग्जांपल वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 1 to कहाँ तक जाएगी, अब 12 तक जाएगी। अगर मुझे बीच में भी सीक्वेंस बदल सकता हूँ मैं, वी कैन ऑल्सो चेंज, कैन ऑल्सो चेंज द सीक्वेंस at any element, any field. Next field will be continued from that value, continue from that value, और इसका हम कह सकते हैं सक्सेसर्स। उस वैल्यू के बाद जो आ रहे हैं उससे इनिशियलाइज होना शुरू हो जाएंगे। कैसे, तो मैंने यहाँ तक ठीक रखा, अब यहाँ मैंने लिखा, चलिए हमने इस एग्जांपल को बदला, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इनम हमने किया और हमने यहाँ पे लिख दिया, तो भी हम लिख दिया फ्रूट्स, माई डेटा नाम का कांस्टेंट बनाया। मैंने ए लिया, ए इक्वल टू मान लिया 1, बी सी लिया, तो डी इक्वल टू हमने कर दिया 100, ई और एफ ले लिया। अब एबीसी में क्या होगा, ये 1 2 3 होगा, लेकिन डी कहाँ से होगा, 100, तो अब ये क्या होगा 101, और एफ क्या होगा 102। तो इसको अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी, ने ए बी सी डी ई और एफ को प्रिंट किया और हमने इसे मेन में रख दिया, ले लीजिए मेन, और हमने इसके अंदर इस वैल्यू को प्रिंट किया। तो देखिए किस तरह से वैल्यू प्रिंट होने वाली हैं। देखिए 1 2 3 आया, उसके बाद 100, 101, 102। अच्छा, एक वैल्यू ज्यादा यहाँ परसेंटेज डी लग गया है, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो देखिए, तो 1 2 3 देन 100, 101, 102। तो ये इन्यूमरेशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो नोट्स को स्टडी करिए, और भी नोट्स में अगर कोई चीज आपको मिलती है तो आप उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। इनम और मैक्रो में क्या फर्क होता है, ये भी यहाँ डिफाइन किया गया है, यहाँ भी उसका भी डेफिनेशन हमने दिया हुआ है, इनम वर्सेस मैक्रो। तो देखिए, वी कैन ऑल्सो यूज मैक्रो, मैक्रो मतलब हैज डिफाइन, याद रखिएगा जो भी हैज से शुरू होते हैं वो मैक्रो होते हैं। हैज डिफाइन से जो हम किसी भी कांस्टेंट को बनाते हैं, तो we can also use macro to define named constants. For example, we can define working and failed using following macro। has defined working हमने 0 कर दिया, और failed हमने क्या कर दिया 1, और has defined कर दिया freezed। बट कितनी बार यूज करना पड़ा, 3 बार। In a single line we can create only single constant और single macro। बट enumeration में आप एक साथ working, failed और freeze लिख देते, तो 0 1 एंड क्या हो जाता, 2 हो जाता।
तो अब कुछ एडवांटेज हैं तो वो आपने यहाँ पे देख लिया है। तो रिलेटेड नेम कांस्टेंट एंटिटी और इंटीग्रल वैल्यू। कुछ चीजें ये भी याद रखिएगा, डिफरेंस ये भी है कि आप हैश डिफाइन में आप फ्लोटिंग टाइप दे सकते हैं लेकिन इनम में वो नहीं दे सकते। तो ये अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं और अपने अपने फायदे हैं। एक चीज और बता दें, जब आप मैक्रो बनाते हैं हैश डिफाइन से तो आप कहीं भी बनाइए वो ग्लोबल ही बनता है। कहीं भी बनाइए क्या बन जाएगा, ग्लोबल। आप मेन के अंदर भी हैश डिफाइन करेंगे, मेन के बाहर बन जाएगा। लेकिन इन्यूमरेशन के केस में ऐसा नहीं है। इन्यूमरेशन फॉलो द स्कोप रूल। अगर आपने मेन के अंदर बनाया है या किसी फंक्शन के अंदर इन्यूमरेशन बना दिया तो उसका जो कांस्टेंट है उस फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, दूसरे फंक्शन के अंदर काम नहीं करेगा। ए बनाया तो आप कोई वैल्यू दे सकते हैं लेकिन वहां पे बी को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं लिखा हैश डिफाइन ए बी और हम सोचे 10 और 20 लिखते हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया में। चलिए ऊपर वाले से पहले तो ए हटा देता हूँ क्योंकि दो बार आप ए लिखेंगे तो एरर आने के चांसेस रहेंगे। मैंने अभी यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, शायद ये भी सपोर्टेड है क्या, ये भी देख लें। परसेंटेज डी ये तो अगर ये होता है तो अच्छी बात है, ये भी तो हमने करके नहीं देखा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, हैज डिफाइन ए बी इकट्ठा हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये क्या आएगा, एरर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एरर। लेकिन इन्यूमरेशन में ऐसा हम कर सकते हैं। हैज डिफाइन 100 और हम लिखते हैं हैज डिफाइन। यहाँ पर हमने एक और प्रिंट कर दिया और हमने नीचे एक फंक्शन बनाया वाइट, यहाँ प्रिंटफ कर दिया। हमने देखा परसेंटेज डी और किसको कर दिया हमने, प्रिंट डी। मैंने इसे बिल्ट एंड रन किया, हंड्रेड आया। मैंने यहाँ पर एक काम और किया, शो फंक्शन को कॉल 100 और देखिए क्या आ गया 200। मतलब बना तो मैं लोकल रहा हूँ, मेन के अंदर हैज डिफाइन, लेकिन डिफाइन कभी भी स्कोप रूल से बाइंड नहीं होता। ये आप एक और पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, हैज डिफाइन आप कहीं भी करेंगे ग्लोबल होगा, मतलब दोनों फंक्शन पे काम कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज हमने इनम से की होती, ठीक है, हमने लिखा होता इनम और हमने डेटा नाम का बनाया सी इक्वल टू हमने 101 किया और एक क्या बना ले डी, तो ऑटोमेटिकली डी क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्रिंट किया प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज, हमने यहाँ सी को प्रिंट किया, ठीक है, ये ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सी प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 101 प्रिंट हो गया। लेकिन हम सोचें कि डी को हम यहाँ प्रिंट कर दें, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, यहाँ पर हमने डी को प्रिंट किया। अब देखिए ये एरर आ जाएगी, इट विल बी एरर। ये चीजें आपको याद रखें। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन इन्यूमरेशन एंड मैक्रो। तो आज के लिए इतनी क्लास रहेगी, मंडे को नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे।